चलो भाई अब शुरू करते हैं एक और पॉइंट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, या आप कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ कहाँ इसका यूजेज है, ये किस तरह की प्रोडिक्शन करता है या किस तरह की चीज़ें हमें समझने में हेल्प करता है। तो बेसिक दो चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है इसके एप्लीकेशन में। नंबर वन, यू कैन सी नंबर ए, एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन अकर्स। हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की मदद से ये बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो किस हद तक गया होगा इक्विलिब्रियम तक, यानी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर चुका है उस वक्त कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके थे। देखो हम सब जानते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की अमाउंट सेम हो। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल हो चुके हों। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेम हो सकती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम भी हो सकती है, यानी रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम भी हो सकती है या रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है। और ये बात हम प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ चुका हो लेकिन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बना हो, ऐसा भी मुमकिन है, और प्रोडक्ट बहुत ही थोड़ा बना हो, ऐसा भी मुमकिन है। मतलब कि रिएक्शन के स्टार्ट होते ही इक्विलिब्रियम आ सकता है, या फिर इक्विलिब्रियम बहुत देर से आया होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए होंगे। कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहरहाल दो हमें चीजें प्रिडिक्ट करनी है इस टॉपिक में, एक एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन अकर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले मैं डिस्कस करना जा रहा हूं वह एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन, कि रिएक्शन की जो हद है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक किस हद तक आगे बढ़ा होगा। तो चलो देखते हैं कि 3 पॉइंट्स हैं इस बात को समझाने के लिए, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, तो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि इफ Kc इज वेरी वेरी हाई, यानी कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है, हमने Kc भी फाइंड कर ली है। अब Kc फाइंड कर ली है तो ये Kc की जो वैल्यू है ये हमें एक्सटेंट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर सकती है। कैसे? लिखा है कि इफ Kc इज वेरी वेरी हाई इट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। व्हाट आई मीन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड। कंप्लीट नहीं हुआ है, ज्यादातर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके थे। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि फॉर दीज रिएक्शंस यील्ड विल बी वेरी हाई। ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें प्रोडक्ट जो है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, जिसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है यील्ड। तो याद रखें ऐसे सभी रिएक्शन जिसमें Kc की वैल्यू बहुत अगर ज़्यादा है, तो आप सब जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से हम पढ़ते आए हैं कि Kc की वैल्यू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Kc ज़्यादा तब हुआ करेगी जब रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट ज़्यादा बना होगा, और प्रोडक्ट अगर ज़्यादा बना होगा तो हम कहेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, या फिर हम कहेंगे फॉरवर्ड का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा हाई रहा होगा। इसका एक एग्जाम्पल है लाइक कि डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2। इस रिएक्शन की कैलकुलेटेड जो वैल्यू है Kc की वो है 10 पावर 55। इससे साबित होता है कि ये जो ओजोन है ये हाईली अनस्टेबल है, और ये ओजोन जो कि हाईली अनस्टेबल है इसकी ज़्यादातर क्वांटिटी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स कि फॉर दिस रिएक्शन Kc इज अ वेरी वेरी हाई। सेकेंड केस, इफ Kc इज वेरी वेरी लो, अगर Kc की वैल्यू बहुत ही ज्यादा लो है, सेकेंड पॉइंट, तो आप देखें कि इट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स ओनली नेग्लिजिबली, यानी रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ झट से इक्विलिब्रियम आ गया। इस केस में मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स जो थे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा, यील्ड जो होगी वो बहुत ही कम होगी। इसी बात को मैंने लिखा है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन अगर नेग्लिजिबल हुआ है, फॉर दीज रिएक्शन यील्ड विल बी वेरी वेरी लो। यील्ड क्या होगी? बहुत ही लो होगी। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये भी हुआ कि रिएक्टेंट्स जो है वो हाईली स्टेबल हैं, वो ज्यादातर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। रिएक्टेंट्स जो है वो हाईली स्टेबल हैं, वो ज्यादातर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो इन रिएक्शन के लिए आप देख सकते हैं कि Kc की वैल्यू, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड की डिकम्पोजिशन जो है इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू है 10 पावर -13। द वैल्यू इज अ वेरी वेरी लो। ठीक है, अच्छा आखिरी पॉइंट है कि इफ Kc इज मॉडरेट,
Kc क्या है? मॉडरेट। इट मीन्स द एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इज कंपेरेबल। यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सटेंट और बैकवर्ड रिएक्शन का एक्सटेंट दोनों कंपेरेबल होंगे। एक्सटेंट का मतलब है कि जितना रिएक्टेंट्स हमने लिया था उसका मोर और लेस 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। ज्यादातर रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। ज्यादातर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। मोर और लेस 50% आप कह सकते हैं। तभी मैंने लिखा है कि इस केस में जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो एक्सटेंट होगा वो कंपेरेबल होगा। जितना फॉरवर्ड का एक्सटेंट है उतना ही बैकवर्ड का है। जब एक्सटेंट कंपेरेबल है तो अमाउंट भी तो कंपेरेबल होगी। तो लास्ट पॉइंट यही है कि फॉर दीज रिएक्शन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कंपेरेबल। ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं इनकी जो अमाउंट होगी वो भी कंपेरेबल होगी। यानी 50-50 या 40-60 या 70-30 लाइक दैट। ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट बहुत कम पड़ा है रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा पड़े हों। ऐसा भी नहीं होगा कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है रिएक्टेंट बहुत कम पड़े हों। बस जस्ट कंपेरेबल अमाउंट होगी, ऑलमोस्ट एक जितनी अमाउंट होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू है 10। अब लुक एट दिस 10 इज नाइदर वेरी हाई लाइक 10 पावर 55 in case of ozone decomposition, neither very low like the decomposition of hydrogen fluoride जहां पर Kc की वैल्यू 10 पावर -13 थी। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि Kc जो है, जो कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम से डिराइव की जाती है, अगर इसकी वैल्यू हमें पता है तो हम कह सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन किस हद तक चला होगा। तो ये हुई हमारी पॉइंट नंबर 1 जिसमें हमने डिस्कस किया एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन अकर। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अभी हम चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसकी एप्लीकेशन कंटिन्यू है। तो पहली एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी थी वो था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अभी हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा देखें कैसे। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक कंसीडरेशन करते हैं। कंसीडर a reversible reaction। ठीक है, कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करें कि A मोल ऑफ A रिवर्सिबली कन्वर्ट्स इनटू B मोल ऑफ B, जिसमें A रिएक्टेंट है और B जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है। पर आप सब जानते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल तो है, लेकिन जब तक हमने कंडीशन प्रोवाइड नहीं की होंगी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर या जो भी रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है वो हमने प्रोवाइड नहीं की होगी, तब तक तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा। अज्यूम कर लेते हैं कि हमने कंडीशन अप्लाई नहीं की है और रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, और यूँ समझ लेते हैं कि ये वो कंटेनर है जिसमें रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये वो कंटेनर है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है। और मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ कि अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, बताएं कि इस रिएक्शन मिक्सचर में, इस कंटेनर के अंदर किसकी कंसंट्रेशन या कौन सी अमाउंट, कौन सी चीज़ पड़ी होगी, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या दोनों? डेफिनेटली आपका जवाब ये होगा, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आप सिंपली यही कहेंगे कि इस कंटेनर में सिर्फ रिएक्टेंट ही पड़े होंगे, क्योंकि रिएक्शन तो अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। ये बात हो गई तय कि रिएक्शन जब तक स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की ही अमाउंट पड़ी होगी। दैट सिंपल। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए अगर हम कंडीशन प्रोवाइड करें, रिवर्सिबिलिटी को अचीव करने के लिए, इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए अगर मैं कंडीशन प्रोवाइड करूं, यानी रिएक्शन जिस टेम्परेचर पे होना है वो टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर दिया जाए, जो प्रेशर रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है सपोज टू बी वो प्रेशर भी मैंने दे दिया, मतलब रिएक्शन के लिए जो कंडीशंस हैं वो हम प्रोवाइड कर लेते हैं। जब हम रिएक्शन की कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली रिएक्शन स्टार्ट होगा। और फिर मैं अगर आपसे पूछूं क्या रिएक्शन स्टार्ट होते ही इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, तो भी आप कहेंगे कि नहीं, इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो तब आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल हो जाएंगे। नो डाउट कंडीशन प्रोवाइड की है, रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये बात हो गई तय। अब मैं आपसे पूछता हूं
कि रिएक्शन स्टार्ट हो चुका हो और इक्विलिब्रियम स्टेट अभी तक ना पहुंची हो, फिर अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि फिर इस कंटेनर के अंदर कौन कौन सी चीज़ पड़ी होगी, तो आप कहेंगे क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है तो आप डेफिनेटली यही कहेंगे कि इसमें रिएक्टेंट भी होंगे, इसमें प्रोडक्ट भी होंगे, रिएक्टेंट भी होंगे और प्रोडक्ट भी होंगे। जब प्रोडक्ट होंगे वो कैसे, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, बस इक्विलिब्रियम नहीं आया। सो ये कहानी मैं कुछ यूं बयान कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैं ये कहता हूं कि अगर ये रिएक्शन स्टार्ट हो चुका हो और इक्विलिब्रियम स्टेट ना आई हो तो फिर ये बात तय हो गई कि इस कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी अवेलेबल होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी अवेलेबल होगी। इक्विलिब्रियम से पहले जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है उसको हम कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और इस इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं यूं लिख सकता हूं, इस इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं यूं लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं कि भाई B जो है B पावर B ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। और इसी तरह से A जो है, सो आई कैन राइट A पावर A, ये भी इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम से पहले जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन को हम नोट कर लेते हैं और रिएक्शन को होने देते हैं, भले चलता रहे। मैंने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन नोट कर ली। इसका जो रेशो है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो है, इस रेशो को फिलहाल मैं Q से लिख लेता हूं, क्योंकि क्वोशिएंट है तो मैं इसको Q से लिख लेता हूं। आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A B C D वॉट एवर, मैंने इसको Q से लिख लिया है और मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन नोट कर ली। मैंने उसका इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो भी मैंने फाइंड करके कॉपी पे नोट कर लिया है। अब हम रिएक्शन को कंटिन्यू होने देते हैं, चलता रहे चलता रहे और चलता रहे। अल्टीमेटली वो रिएक्शन जो है एक ऐसी पॉइंट को पहुंचेगा जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंच जाएगा, फिर मैं अगर आपसे पूछूं बताओ कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, अब जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पड़े होंगे उसका अगर रेशो निकाला जाए, तो मैं आपसे यह कहता हूं, अब हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B जो कि कांस्टेंट हो चुकी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ A जो कि कांस्टेंट हो चुकी होगी, इसका जो रेशो होगा इसको हम लिखते हैं Kc। तो एक तरफ है Q जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो बिफोर इक्विलिब्रियम, और एक तरफ है जो है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का रेशो जिसको हम कहते हैं Kc। इन दोनों को कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं कि जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम की थी उस वक्त रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रहा था कि वो इक्विलिब्रियम को अटेन करे। इसमें तीन सिचुएशंस हैं, मैं रिपीट कर लेता हूं। एक है इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो, एक है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का रेशो। इन दोनों रेशो को कंपेयर करके हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम की थी उस वक्त रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रहा था कि वो इक्विलिब्रियम को अटेन करे। ठीक है, इसमें तीन सिचुएशंस पॉसिबल हैं, वो मैं वन बाय वन डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। सिचुएशन नंबर 1, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो जो Q है और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जिसका रेशो Kc है, अगर इन दोनों की रिलेशनशिप ये है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो ज्यादा हो और फिर प्रोडक्ट अपना इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो Kc है उसका ये जो Kc है जो कोई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का रेशो है ये अगर कम हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि Q की वैल्यू ज़्यादा सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब B की अमाउंट कंटेनर में ज़्यादा पड़ी हो। B की अमाउंट ज़्यादा पड़ी हो तो फिर B की अमाउंट कम होने जा रही होगी ताकि वो B की अमाउंट कम हो के A में कन्वर्ट हो ताकि Kc को अचीव किया जाए। तो हम कहेंगे इस केस में हम कहेंगे कि डायरेक्शन विल बी बैकवर्ड टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ऐसी सूरत जब इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो ज्यादा हो, Kc की वैल्यू कम हो, तो हम कहेंगे डायरेक्शन बैकवर्ड होगा, रिवर्स होगा। ये रिवर्स डायरेक्शन कब तक रहेगा?
हम कहेंगे ये डायरेक्शन रिवर्स तब तक रहा होगा तब तक जब तक कि Kc को अचीव किया जाए, सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव हो। केस 1। केस नंबर 2, अब केस नंबर 2 जो है वो है कि अगर Q की वैल्यू लेस हो और Kc की वैल्यू ज्यादा हो। अच्छा, Q की वैल्यू का कम होना, Q की वैल्यू का कम होना मतलब प्रोडक्ट की अमाउंट का कम होना और जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी अमाउंट का ज्यादा होना। तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, इस केस का मतलब होगा कि डायरेक्शन विल बी फॉरवर्ड टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इनिशियल रेशियो अगर कम है और Kc की वैल्यू ज्यादा है तो समझ जाओ कि डायरेक्शन फॉरवर्ड है, ताकि इनिशियल रेशियो कम है वो बढ़े और वो किसके इक्वल होने जाए, Kc के। और ये Q की वैल्यू बढ़ेगी कब, जब A कम होगा और B बढ़ेगा। A कम हो और B बढ़े तो आप बताओ कि A किस में कन्वर्ट हो रहा है, B में, मतलब रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड। सिचुएशन नंबर 3 और लास्ट सिचुएशन ये है कि अगर Q की वैल्यू अगर इक्वल टू Kc है, यानी इनिशियल रेशियो और Kc दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो ऑलरेडी कौन सी स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। सिस्टम ऑलरेडी कौन सी स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में, क्योंकि Q की वैल्यू इनिशियल रेशियो और Kc दोनों क्या हैं, वो इक्वल हैं। तो आई थिंक ये बात आपकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम जो है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को लेकर रिएक्शन का डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। पर ये बात याद रखो, डायरेक्शन एट इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम पे तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल हैं। हम जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो बिफोर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को मालूम किया था। दैट्स इट फॉर